ये यूएसए का मैप है, मगर क्या आपको पता है यूएसए से हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में ये छोटा सा हवाई आइलैंड भी यूएसए के अंडर आता है। और इसके अलावा ये नॉर्दर्न मैरिनेरा आइलैंड, गुआन, पोर्टो रिको, वर्जिन आइलैंड और ये अमेरिकन सामोआ, ये सारे आइलैंड्स यूएसए के अंडर आते हैं। इसी तरह फ्रांस का ये मैप देखिए, फ्रांस ने भी पूरे वर्ल्ड में जगह जगह छोटे छोटे आइलैंड्स पे अपनी टेरिटरी बना रखी है। और सिर्फ फ्रांस ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, चाइना, सभी ने वर्ल्ड में अपने आइलैंड्स कैप्चर कर रखे हैं जगह जगह पर अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए। और ये सब कंट्रीज जिनका मैंने नाम लिया सिर्फ वही नहीं, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो यही कोशिश करती है कि कोई आइलैंड, बैरन आइलैंड, चाहे उस पर पैर रखने की भी जगह ना हो, चाहे उस पर कुछ उगता ना हो, कोई रहता ना हो, बस अपने कब्जे में आ जाए ताकि उस आइलैंड और उसके आसपास की टेरिटरी पर उनका कब्जा हो जाए। मगर क्यों, क्या मिलता है आखिर नेशंस को इतने दूर दराज के आइलैंड्स को कैप्चर करने में जिसको वो मैनेज भी नहीं कर सकते ढंग से। और इन बैरन आइलैंड्स के ऊपर कई सारे डिस्प्यूट्स कंट्रीज में होते हैं, लड़ाई तक की नौबत आ जाती है। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इन आइलैंड्स में, क्यों इनको कैप्चर करना इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही बात करेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्रीज की, यानी समुद्र में कैसे बाउंड्रीज डिफाइन की जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। अर्थ के एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पर आर्कटिक सर्कल में कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, हांस आइलैंड। ये आइलैंड 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी छोटा है, एकदम बैरन आइलैंड है। यहाँ कुछ नहीं उगता, कोई नहीं रहता, सिर्फ एक वेदर स्टेशन है। यहाँ पे ना कोई नेचुरल रिसोर्स है, ना यहाँ पर कोई मकान बना सकते हैं। मगर ये हांस आइलैंड बना हुआ है डेनमार्क और कनाडा के बीच में एक डिस्प्यूट का इश्यू। दरअसल ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर आता है एडमिनिस्ट्रेटिवली। 1984 में एक कैनेडियन मिनिस्टर इस आइलैंड पे लैंड कर गए थे, तो उन्होंने एक विस्की की बोतल इस आइलैंड पे रख दी और अपना कैनेडियन फ्लैग डाल दिया। इसके बाद में डेनमार्क का एक मिनिस्टर आया, उन्होंने वो विस्की की बोतल हटाई, फ्लैग हटाया, अपनी डेनमार्क की विस्की की बोतल वहां रखी और डेनमार्क का फ्लैग लगा के वहां पर एक बैनर लगा दिया, वेलकम टू डेनमार्क। अब ऐसा नहीं है कि इस आइलैंड को कोई फौज प्रोटेक्ट करती है, बस जो भी आर्मी आती है या जो भी डेलीगेट्स आते हैं दोनों तरफ से, वो अपने अपने फ्लैग लगा देते हैं, दूसरे के फ्लैग हटा देते हैं। और ये डिस्प्यूट कनाडा और डेनमार्क में चलता आ रहा है। अब ये तो कुछ भी नहीं है, अफ्रीका का एक किस्सा सुनाता हूं। अफ्रीका में एक लेक है, लेक विक्टोरिया। अब ये लेक जब ऊपर भरा हुआ था तब यहाँ पे कोई आइलैंड नहीं था। धीरे धीरे लेक का पानी कम होने लगा तो नीचे से एक आइलैंड निकल के बाहर आ गया। आइलैंड का नाम रखा गया मिगिंगो आइलैंड। अब ये आइलैंड केन्या और युगांडा के बीच में एक डिस्प्यूट इशू बना हुआ है। कभी केनियन गवर्नमेंट इस पे क्लेम करती है, कभी युगांडन गवर्नमेंट क्लेम करती है। रीजन सिर्फ इतना है कि ये आइलैंड जिस कंट्री के अंडर में होगा, इस लेक में फिशिंग राइट्स उस कंट्री के पास में होंगे। मगर क्यों होंगे, इसके लिए हम बात करेंगे मैरीटाइम लॉज की, यानी लॉज ऑफ ओशियंस। अब ओशियंस में बाउंड्रीज डिफाइन करने का कोई सेट प्रोसीजर नहीं है, बस कंट्रीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है जिसको इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम कीजिए कि ये एक कंट्री की कोस्ट लाइन है। अब इस कंट्री की कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स दूर तक, एक नॉटिकल माइल लगभग 1 माइल के बराबर ही होता है, यानी 1.6 किलोमीटर के आसपास, 12 नॉटिकल माइल्स दूर तक उसी कंट्री की टेरिटरी मानी जाती है। इस 12 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस में उस कंट्री के सारे लॉज अप्लाई होंगे, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कोई क्राइम कमिट करता है बाहर का शिप आकर, तो वो उसे सजा भी दे सकते हैं। बेसिकली इस 12 नॉटिकल माइल्स को उस कंट्री का टेरिटोरियल वाटर्स बोला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि फॉरेन शिप्स को यहाँ पे एंटर करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। फॉरेन शिप्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं अगर वो केवल इनोसेंट पैसेज हो। इसमें फिशिंग इंक्लूडेड नहीं है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते, स्पाइंग नहीं कर सकते, वेपन्स ट्रेनिंग नहीं कर सकते, या फिर कचरा नहीं फैला सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं और अगर आप उस कंट्री में रुकने नहीं जा रहे हैं, तो आप वहां से आराम से पास कर सकते हैं शांति के साथ, चुपचाप। अब इस 12 नॉटिकल माइल्स के बाद में जो अगले 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है कंटिगुअस जोन। अब ये जो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स है, इसके अंदर कंट्रीज सिर्फ अपना पार्शियल लॉ अप्लाई कर सकती हैं, जैसे कि कस्टम्स, टैक्सेशन, इमिग्रेशन या फिर पोल्यूशन रिलेटेड लॉज। मगर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब आता है। इन 12 नॉटिकल माइल्स के बाद में जो अगला 200 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस होता है, उसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि EEZ। ये EEZ इसलिए खास होता है क्योंकि इस जोन के अंदर सिर्फ उसी कंट्री को कोई भी एक्सप्लोरेशन करने का राइट है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का राइट है, फिशिंग करने का राइट है। और अगर यहाँ पे कोई नेचुरल रिसोर्स मिला जिसमें सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल ही मिलता है, तो उस क्रूड ऑयल पर सिर्फ उस कंट्री का राइट होगा, कोई दूसरी कंट्री आके वहां पे क्रूड ऑयल नहीं निकाल सकती है। इंडिया में भी एक ऐसी ही बहुत पॉपुलर ऑफशोर ऑयल फील्ड है, अगर आपको नाम पता है तो कमेंट्स में बताइए, मैं भी कमेंट्स में लिख दूंगा उसका नाम।
मगर ये सब इंटरनेशनल बाउंड्रीज कोई लॉज नहीं है, बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई कंट्री से ना मानना चाहे तो ना माने, उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब अगर कोई कंट्री बहुत दूर दराज ओशियन में सिचुएटेड है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर तब क्या होगा जब दो कंट्रीज के EEZ आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग जोन्स के केस में जनरली ये होता है कि दोनों कंट्रीज उस जोन को बीच में से आधा आधा डिवाइड कर लेती हैं। मगर अगर कोई कंट्री स्ट्रांग है और दूसरी कंट्री वीक है, या फिर एक जोन के अंदर बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो नीयत गड़बड़ हो जाती है कंट्रीज की और फिर शुरू होते हैं डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है आइलैंड्स। कंट्रीज डायरेक्टली तो डिस्प्यूट कर नहीं सकती, तो वो खोजने लगती हैं आइलैंड्स और उन आइलैंड्स पर बता देती हैं अपना कब्जा, और उस आइलैंड के आसपास की टेरिटरी को बता देती हैं अपना EEZ। और इतना ही नहीं, उस आइलैंड से लेके अपने शोर तक भी डिस्टेंस कई सारी कंट्रीज क्लेम करती हैं कि ये भी हमारे अंडर में आता है। तो आइलैंड्स को कैप्चर करने से किसी भी कंट्री का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो बढ़ता जाता है। EEZ के जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं उनका एक अच्छा एग्जाम्पल है साउथ चाइना सी। अब इस साउथ चाइना सी में चाइना, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने कई सारे आइलैंड्स पर अपना कब्जा जमा रखा है, और ये सारी कंट्रीज इस साउथ चाइना सी में अपनी फिशिंग एक्टिविटीज, अपनी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज करती रहती हैं, मगर कोई भी इन कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट को आज तक सॉल्व नहीं कर पाया है। अब यहाँ तक तो ठीक है कि आपको एक आइलैंड मिला समुद्र में बैरन और आपने उस पर अपना झंडा गाड़ दिया, मगर कुछ एग्जाम्पल्स तो और भी सरप्राइजिंग है। साउथ चाइना सी में ही एक रीफ है जिसका नाम है मिस्चीफ रीफ। वो समुद्र में डूबी हुई थी, मगर चाइना ने उस पर मिट्टी डाल डाल के उसे रिक्लेम करके एक आइलैंड बना दिया और फिर उस पर अपना कब्जा कर दिया, और उसके आसपास के एरिया को अपना बताकर वहां मिलिट्री एक्टिविटी और एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और वहां पर अपनी शिप्स को तैनात कर दिया। ये पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़े डिस्प्यूट का सब्जेक्ट बना हुआ है, और यूएस नेवी भी यहाँ पर कई बार चक्कर लगा के जा चुकी है। इस कारण यूएस चाइना में टेंशन पैदा हो गई हैं। आज के वर्ल्ड में गेम ये है कि जो भी ओशियंस पर जितना ज्यादा कब्जा करके रखेगा वो उतना ही पावरफुल और स्ट्रांग रहेगा। इसीलिए जगह जगह आइलैंड्स को कैप्चर किया जाता है ताकि वहां पर अपनी शिप्स को तैनात किया जा सके, वहां से अपना सर्विलेंस किया जा सके, और वहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन तो करना ही है ऑब्वियसली। अब ये तो चलिए अपनी पावर को डोमिनेट करने वाली बात हो गई, मगर कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनमें कोई पावर डोमिनेट करने का रीजन भी नहीं है, जैसे कि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच का जो हांस आइलैंड है, उसमें बस एक सिंपल रीजन है डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करने का कि पब्लिक सेंटिमेंट का क्या होगा। अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट उस आइलैंड को दूसरे नेशन को दे देती है और डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेती है, तो जनता को ये लगेगा कि हमारी टेरिटरी दूसरे को दे दी गई और उस गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो जाएगा। इसलिए कुछ इश्यूज पावर के कारण और कुछ इश्यूज पब्लिक सेंटीमेंट के कारण कभी सॉल्व नहीं किए जाते, उन्हें लिंगर ऑन करने दिया जाता है। डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में उनके बारे में बात होती है, मगर सभी को ये पता होता है कि इस इश्यू का कुछ नहीं होने वाला है। आपस में लड़ते रहो, बातचीत करते रहो, जिसको ऑयल जहां पहले मिल जाएगा वो वहां खोदना चालू कर देगा। खैर, ये दुनिया बड़ी अजीब है। आपको क्या करना है, आप सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो देखिए।